नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव उपाध्याय देशपाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रस्तावना के बारे में कहे गए कथनों के माध्यम से। सबसे पहले के.एम. मुंशी इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा। इसी के बाद दूसरा नाम लें पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू साहब ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा कि ये वो दर्शन है जो प्रस्तावना को, जो संविधान के बारे में उसका दर्शन कराती है, यानी कि दर्शन को दर्शाती है ये प्रस्तावना संविधान को। तो सीधा कोट करें, एक दर्शन है, एक तरीके से एक दर्शन है जो संविधान जिस पर आधारित है। आधारित है। इसके बाद अर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान की कुंजी कहा। और बात करें, थॉमस पेन सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है ऐसा कुछ बताया। तो हम समझ सकते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहे गए कथनों के माध्यम से इसकी महत्वता। प्रश्न उठता है, हम कैसे पता करेंगे कि संविधान कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, इसका उद्देश्य क्या है। तो इन समस्त प्रश्नों की जानकारी आपको मिलेगी संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से। प्रस्तावना के बारे में 13 दिसंबर 1946 ये जो तीसरी बैठक हुई थी संविधान निर्मात्री सभा की, इस बैठक के दौरान पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इस पारित होते ही उद्देश्य प्रस्ताव के ये संविधान की आगे जाके प्रस्तावना या उद्देश्य का कहलाएगा। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर संविधान के अंदर जो अधिकार, कर्तव्य, जो सरकार की कार्यप्रणाली, समस्त एक तरीके से कुंजी कह सकते हैं, एक आत्मा कह सकते हैं कि संविधान को किस तरह तैयार करना है, उन उद्देश्यों का इसमें वर्णन किया गया। और 22 जनवरी 1947 को इसे पारित करने के बाद उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही, पारित होने के साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया को एक गति मिलती है, एक बल मिलता है। संविधान की प्रस्तावना के ऊपर विवाद बड़ा गहरा रहा है। विवादों से इसका नाता रहा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात करें, बेरूबाड़ी विवाद। ये जो बेरूबाड़ी विवाद है 1960 में आया और इसमें प्रस्तावना को अंग मानने से इनकार कर दिया कि ये संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरा विवाद आता है, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद बहुचर्चित ये विवाद केशवानंद वर्सेस केरल राज्य था। और इस विवाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के बारे में जो टिप्पणी की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ अपना पूर्व का आदेश पलटकर इन्होंने कहा संविधान का भाग है प्रस्तावना, संविधान का भाग। अर्थात ये जो विवाद आया बेरूबाड़ी 1960 में, इसमें मानने से इनकार कर दिया। दूसरा केशवानंद भारती विवाद जो 1973 में आया, इसमें संविधान का भाग मान लिया गया और एक बेसिक
स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, अर्थात मूल संरचनात्मक सिद्धांत इसके अंतर्गत दिया गया और इस तरह प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया और संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी संसद के पास आ गई थी। अर्थात ये कह सकते हैं जब तक ये संविधान का भाग नहीं था तो संशोधन की कोई बात ही नहीं थी, ना ही इसका कोई इतना महत्व था बदलने के दृष्टिकोण से। लेकिन जैसे ही केशवानंद भारती विवाद में से संविधान का भाग माना गया तो अब इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि इसकी मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इन विवादों के बाद प्रस्तावना के संदर्भ में बात करते हैं, इसकी मूल भावना, इसके मूल शब्द जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। पहला ही शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये जो शब्द है प्रस्तावना का, हम भारत के लोग, इससे क्या आशय है? सबसे पहली बात, ये जो शब्द है आपको समझा रहा है कि ये जो संविधान है, या ये बता रहा है कि जो संविधान है वो भारत की जनता ने बनाया है। इस शब्द से क्या आशय है? तो पहला अर्थ निकाल सकते हैं, संविधान भारत की जनता ने बनाया है। भारत की जनता ने बनाया है। दूसरा इसका अर्थ निकलता है, जो संविधान है वह शक्ति जनता से ग्रहण करता है, भारत की जनता से शक्ति ग्रहण करता है। तीसरा आप ये भी कह सकते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में किसी भी अन्य राष्ट्र के व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है, पूरी तरह विशुद्ध रूप से भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान है। क्योंकि आपको याद होगा 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया था। उस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि जो संविधान निर्मात्री सभा होगी वो मुख्यतया भारतीयों के द्वारा निर्मित होगी, और भारतीयों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था केवल इसी वजह से कि उसमें मुख्यतया जैसे शब्द का प्रयोग किया गया था। भारतीय चाहते थे कि जो संविधान निर्मात्री सभा है, जो संविधान का निर्माण करेगी, वो विशुद्ध रूप से भारतीयों के द्वारा निर्मित होनी चाहिए। तो ये जो शब्द है ये यही बताना चाह रहा है आपको कि संविधान भारत की जनता ने बनाया है, शक्ति जनता से ग्रहण करता है। इसके आगे जो शब्द हैं वो भारत की प्रकृति को दर्शाने का काम करते हैं। भारत की प्रकृति कैसी है, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। हम भारत के लोग, भारत को शब्द लिख रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये भारत की प्रकृति है। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? क्या है भारत? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत किसी दूसरे देश के दबाव में या बाह्य शक्ति के दबाव में काम नहीं करता। अपनी विदेश नीति का, अपने विदेश संबंधों का स्वयं निर्धारण करता है। जैसा कि विदेश संबंधों के और विदेश नीति के बारे में जो जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा बढ़िया आंसर दिया, बहुत खूब आंसर दिया। उन्होंने कहा, मेरी नज़र में आज़ादी क्या है? आज़ादी वह है कि अपने विदेश संबंधों का निर्धारण स्वयं करें। यही क्या है? आज़ादी है। और यही हमको क्या बनाती है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाती है। अर्थात हम हमारी विदेश नीति के निर्माण में, हम अपने फैसलों के निर्माण में, हम अपनी किसी नीति के निर्धारण में बाह्य शक्ति के आगे नहीं झुकते, ना ही किसी के साथ समझौता करते हैं। हम अपनी विदेश नीति का निर्माण स्वयं अपने आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर करते हैं। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है। दूसरा शब्द है समाजवादी। ये शब्द जोड़ा गया बाद में। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, तब इस शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी, जैसा कि हमने प्रीवियस बात की थी अभी ये विवाद के बारे में, केशवानंद भारती विवाद,
ये विवाद आधारभूत संरचना मूल संरचना का सिद्धांत देता है और इसमें कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अब मूल संरचना के अंदर यदि हम समाजवादी शब्द को जोड़ते हैं तो किसी भी प्रकार की उसकी मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि भारत के संविधान के अंदर जो प्रावधान है उनसे स्पष्ट होता है कि भारत एक समाजवादी देश है और इसीलिए समाजवादी शब्द को जोड़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और उसके मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था उसका भी उल्लंघन करना नहीं था। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द लिख रहा है वो पंथ निरपेक्ष है, ना कि धर्म निरपेक्ष। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, अर्थात किसी भी देश को, किसी भी धर्म को देश के अंदर अलग से बढ़ावा नहीं देता है, सभी धर्मों का समान आदर करता है, सभी धर्मों को समान अवसर उपलब्ध कराता है, किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं करता है। इसी को क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष कहते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार आप समझ सकते हैं, जैसा कि ट्रेंडिंग में है क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है पंथ निरपेक्ष शब्द से क्या तात्पर्य है, असत्य कथन बताइए, सत्य कथन बताइए, तो वहाँ इस प्रकार के प्रश्नों में आपको हेल्प मिलेगी। तीसरा लिख रहा है लोकतंत्रात्मक। भारत लोकतंत्रात्मक क्या है? गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक, भारत की जो सरकार है, भारत का जो शासन है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और उसी के अनुरूप शासन चलता है। गणराज्य शब्द का ऐसे है, भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जो राष्ट्र प्रमुख है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। वो बात अलग है कैसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता के द्वारा, लेकिन भारत एक गणराज्य है। अब समझने वाली बात क्या है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है जैसा कि इंग्लैंड में पाई जाती है, लेकिन भारत एक गणतंत्रात्मक देश है जबकि इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, जबकि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। हालांकि कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। जब हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो डिटेल में इनकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचन है, उसको समझेंगे। तो इस प्रकार से पहला शब्द हम भारत के लोग, दूसरा भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या है। भारतीय संविधान के अंदर, प्रस्तावना के अंदर न्याय का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला, शक्ति कहाँ से ग्रहण करता है, वो शब्द शुरुआत की लाइन यही बताती है, हम भारत के लोग। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी है, जहां आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तीसरा है न्याय। न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। चौथा लिख रहा है स्वतंत्रता। प्रस्तावना की जो चौथे नंबर की बात है इंपॉर्टेंट, कि वो क्या देता है, तो स्वतंत्रता देता है। कौन कौन सी स्वतंत्रता देता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। ये जो सारे शब्द आप देख पा रहे हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये शब्दों का डिटेल में आप जैसे जैसे संविधान का अध्ययन करोगे
वहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, संविधान की पहचान कहा जाता है। क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये जो यहाँ दिया हुआ है, प्रकृति, शक्ति, न्याय, स्वतंत्रता, इन्हीं के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया है। तो यह है स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और न्याय कितने हैं? 3 हैं। कितने प्रकार के न्याय देता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इनका क्रम भी याद रखना है, क्योंकि ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आजकल, सीधा क्रम वाइज पूछ लेता है कि क्रम से बताइए कौन कौन से न्याय प्रस्तावना में प्रदान किए गए हैं, या प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं, क्रम अनुसार बताइए। तो ये उनका क्रम है, इनको भी आपको याद रखना है। आगे ये समता देता है, समानता। समानता किस किस की बात करता है? तो ये प्रतिष्ठा और अवसर, इन दोनों की समता की बात करता है। यानी कि भारतीय नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति का है, धर्म का है, वर्ग का है, क्षेत्र का है, प्रतिष्ठा के साथ जीने का क्या है? समान अवसर मिलता है। अवसर आगे बढ़ने के अवसर हो, सरकारी सेवाओं का नाम हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का नाम हो, कहीं भी उसे अवसरों में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा ये समता वाले लाइन में उल्लेख किया गया है। समता के बाद लास्ट में आप देख पाओगे कि संविधान लागू कब हुआ या कब बना, ये अंतिम लाइन है, वो दिखाने का काम करती है। जहाँ लिखा हुआ है कि ये संविधान सभा एतद द्वारा 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, शुरुआत में हमने बात की थी कि संविधान क्या है, किसने बनाया, कैसे बना, कब बना। ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। अगर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना है तो आपको पहले किसका ज्ञान होना चाहिए? प्रस्तावना का। ये प्रस्तावना आपको बताएगी इन सारे प्रश्नों के उत्तर। तो जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या किया गया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। आत्मर्पित किया गया। अर्थात संविधान कब बना, तो वो डेट कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में मिलती है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। हिंदी तिथि की बात करें तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को संविधान बनकर तैयार हुआ और ये अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित किया गया। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को किया गया, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित। क्रम भी पूछ लेता है और उन तीनों शब्दों में से भी पूछ लेता है। तो इस प्रकार से आज हमने संविधान की प्रस्तावना के ऊपर चर्चा की। प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है, भारतीय संविधान की कुंजी है, भारतीय संविधान का पहचान पत्र है, जन्म कुंडली है एक तरीके से। संविधान कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, भारत की प्रकृति क्या है, इन सब बातों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? प्रस्तावना से मिलती है। बहुत जल्द हम आपके लिए प्रस्तावना से रिलेटेड MCQs लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।